कोर्स। ठीक है चलो, तो फ्रिक्शन टॉपिक चालू करना है। इससे पहले तुम्हारे फोर्स एंड प्रेशर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, तो फ्रिक्शन चैप्टर में मतलब फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ फोर्स, तो पहले तो तुम्हारे फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर का जो फोर्स वाला टॉपिक है वो तो पूरा क्लियर होना चाहिए। तो बताओ मुझे, क्या तुम्हें फोर्स चैप्टर क्लियर है, कोई डाउट दिक्कत है? क्योंकि ये चैप्टर हो चुका है तो तुम अपने डाउट्स पूछो पहले, तो अगर हो तो कोई चीज़ क्लियर नहीं है, बेसिक तो मैं करवाऊंगा ही, पर तुम्हें कुछ अगर मतलब अनक्लियर हो या क्लैरिटी नहीं मिल रही हो, ऐसी चीज़ें कोई हो तो बताओ। नहीं, है ऐसा क्या तो कोई कुछ ऐसा? नहीं है। कुछ नहीं है ना? ठीक है, तो फोर्स एंड प्रेशर का शुरुआत होता है फोर्स से। व्हाट इज फोर्स? फोर्स लाइक एग्जांपल लेके समझा सकते हैं। हम्म। जैसे अगर हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो जैसे एक बंदा जो रहता है वो ऐसा बॉल को फेंक रहा एकदम है। फेंक रहा है, हाँ। तो वो बॉल की जो स्पीड है वो उसकी फोर्स यानी कि उसकी एनर्जी पे डिपेंड है कि वो कितनी जोर से उस बॉल को फेंक रहे हैं। द स्पीड ऑफ द बॉल इज आल्सो काइंड ऑफ फोर्स काइंड। अच्छा ठीक है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा फील है पर टेक्निकली जो बताया वो अलग है। ठीक है, हाँ सुन लो हाँ अभी। तो हाँ। फोर्स क्या होता है? तो एनी, जैसे डेफिनेशन ये है, एनी पुलिंग और पुशिंग एक्शन। एनी पुल और पुश, पुशिंग और मतलब पुलिंग और पुशिंग एक्शन, तो ये जो है ये फोर्स है। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है? मतलब तुम किसी भी एक्शन को अगर देखोगे, कहाँ कुछ हो रहा हो, तो अगर कोई पुशिंग चल रहा हो या पुलिंग चल रहा हो, तो पुलिंग या पुशिंग एक्शन जहां जहां दिख रहा है वहां वहां फोर्स है। ठीक है, तो अगर ये पुल और पुश है तो इन दोनों के लिए कोई एक होगा जो पुश कर रहा होगा और कोई एक होगा जो पुश हो रहा होगा। समझ रहे हैं? हाँ सर। अगर ये कोई पुशिंग एजेंट है, एजेंट यानी कि ऑब्जेक्ट, कि भाई कोई ऑब्जेक्ट है जो पुश कर रहा है और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है जो पुश हो रहा है, इसका मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है एंड कोई एक ऑब्जेक्ट है जो फोर्स दे रहा है। ठीक है, तो फोर्स हमेशा एक्ट होता है दो अलग अलग एजेंट्स के बीच में, ऑब्जेक्ट्स के बीच में। सिंगल ऑब्जेक्ट कभी भी फोर्स अप्लाई भी नहीं कर सकता और सिंगल फोर्स के ऊपर सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई हो भी नहीं सकता। तो अगर कोई एक चीज रखी हुई है, बस एक चीज है, तो उसके ऊपर दूसरी चीज ने फोर्स लगाया हुआ होगा, उसके ऊपर खुद का फोर्स नहीं लग सकता। तो दो चीजें लगती हैं, मतलब दो ऑब्जेक्ट लगती है मिनिमम। अच्छा, अब ये फोर्स के टॉपिक में एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि व्हाट हैपन्स या फिर व्हाट आर द इम्पैक्ट्स, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। तो अगर कहीं पे फोर्स लग रहा होगा तो वहां पर क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं? तो इफेक्ट्स होने में तीन चीजें थी, जिनमें से दो को एक कैटेगरी में डाला गया है और एक को अलग रखा है। मतलब जैसे पहला इफेक्ट हो सकता है कि उसका शेप चेंज हो सकता है। जैसे हम घर में जब आटा गूंदते हैं ना, तो आटा गूंदना यानी कि उसका शेप चेंज करना। तुम ऊपर से उठा के करते हो, फिर आटे को इधर से उधर, उधर से उधर, तो वो प्रॉपर उसका शेप चेंज हो रहा है। आटे का एक बाउल लिया, मतलब गोला लिया, उस गोले को अपने बेलन से लपेटा, वो बन गया फ्लैट। इसका मतलब उस गोले का बन गया फ्लैट, तो शेप चेंज हुआ। समझा ना? फॉर एग्जाम्पल बलून है, बलून के अंदर हवा भरी जा रही है, तो हवा भरी है यानी कि हवा ने उस बलून के ऊपर अंदर से फोर्स लगाया, तब जाके वो फूला। तो शेप चेंज हो सकता है और होने का काम फोर्स करता है। दूसरा है, अगर तुम किसी चीज को धक्का मारो, तो यानी कि पुश कर रहे हो, तो अगर पुश कर रहे हो तो फोर्स लगा रहे हो, एंड फोर्स अगर लगा तो वो चीज अपना स्पीड चेंज करेगी। अगर कोई चीज बैठी हुई है अपनी जगह पे तो इट्स स्पीड इज जीरो, इट द थिंग इज एट द रेस्ट। तो अगर रेस्ट पे है और उसको स्पीड मिल रही है, इसका मतलब वो रेस्ट टू मोशन जा रहा है। रेस्ट टू मोशन जाना यानी कि उसका स्पीड चेंज होना, दिस इज कॉल्ड स्टेट ऑफ मोशन। दिस इज मोशन का स्टेट। स्टेट मतलब क्या है? कंडीशन। उसका मोशन का स्टेट बताना यानी कि स्टेट ऑफ मोशन क्या है, कि क्या इधर वो रेस्ट पे हो सकता है या उसके पास कोई स्पीड हो सकती है। अगर उसके पास स्पीड है तो वो स्पीड चेंज करना, दैट इज वर्क ऑफ फोर्स, कि फोर्स का इफेक्ट है वो। मतलब कोई चीज जीरो पे बैठी हुई है, मान लो दिस इज स्पीड जीरो, इससे वो स्पीड जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड तक लेके जाने का, अगर जाना हो तो हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अगर कोई चीज 10 मीटर पर सेकेंड से घूम रही है, चल रही है अपनी जगह पे, पर उसका स्पीड बढ़ाना है, उसका स्पीड बढ़ाना है, तो मुझे 20 मीटर पर सेकेंड इस स्पीड पे लेना है। मतलब अगर ये चीज 1 सेकेंड में 10 मीटर क्रॉस कर रही है, 1 सेकेंड में 10 मीटर, फिर नेक्स्ट सेकेंड में 10 मीटर,
पर अभी मुझे 1 सेकेंड में टोटल 20 मीटर क्रॉस कराना है, तो उसको ताकत ज़्यादा लगानी पड़ेगी, दैट इज फोर्स। तो फोर्स अप्लाई करने पर स्पीड चेंज हुआ। तो बेसिकली स्पीड का चेंज होना किस पर डिपेंड करता है? फोर्स पे। अच्छा, अब अगर कोई चीज़ जा रही है, जैसे कार है, तुम्हारी कार ऐसे जा रही है एक दिशा में, और कार जा रही है तो तुम उस पर, अच्छा दूसरा दूसरा एग्जांपल देता हूँ। फुटबॉल आ रहा है, फुटबॉल अगर उधर से आ रहा है ग्राउंड पे और तुमने उसको किक मारा है, फुटबॉल आ रहा था, जैसे किक बैठा तो उसका डायरेक्शन चेंज हुआ, उसने डायरेक्शन चेंज कर दिया। किसकी वजह से किया? तुम्हारे किक से बैठे हुए पुश एक्शन से, यानी कि किक ने जितना फोर्स लगाया उस फोर्स की वजह से उसका डायरेक्शन चेंज हुआ है ना? तो थर्ड फैक्टर इज डायरेक्शन। अब ये जो डायरेक्शन एंड स्पीड, इन दोनों, ये दोनों चीज़ें हैं, ये कब दिखाई दे सकती है? जब कोई चीज़ मोशन में हो या फिर किसी चीज़ का मोशन दिख रहा हो, यानी कि कोई चीज़ अगर मूवमेंट में है तो तुम उसका डायरेक्शन डिफाइन कर सकते हो। जब कोई चीज़ रेस्ट पे बैठी हुई है उसका क्या डायरेक्शन बताओगे, है कि नहीं? तो जो चीज़ मोशन में है उसका डायरेक्शन बता सकते हो, और उसी मोशन का डायरेक्शन अगर चेंज होता है तो उसका स्टेट ऑफ मोशन भी चेंज हुआ है। यानी कि जो स्टेट ऑफ मोशन मैंने लिखा है ना, दिस इज बेसिकली स्पीड एंड डायरेक्शन, दीज आर कॉल्ड स्टेट ऑफ मोशन। इस टॉपिक को एक्सप्लेन करते हुए मैंने अभी भी जस्ट बोला था कि फोर्स के इम्पैक्ट्स को, इफेक्ट्स को, जो 3 इफेक्ट्स हैं, इनके 2 को एक कैटेगरी में और एक को एक अलग रखा है। तो 2 को एक कैटेगरी में डाला है, मतलब इन दोनों को इस कैटेगरी में डाला है, दिस इज फर्स्ट कैटेगरी एंड दिस इज सेकेंड। यानी कि फोर्स का इफेक्ट क्या हो सकता है? तो इफेक्ट ऑफ फोर्स आर ईदर द चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन और इन चेंज ऑफ शेप और इन बोथ, और चेंज इन बोथ, यानी कि उसका शेप भी चेंज हो सकता है, डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, स्पीड भी चेंज हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक समझने की बात, मतलब ये सब रिवीजन चल रहा है फोर्थ चैप्टर टॉपिक का, फोर्थ चैप्टर में ये थोड़ा सा डिटेल में बताया था मैंने। हाँ, तो अब कंपल्सन देखते हैं। मतलब अगर किसी जगह पे फोर्स है, फोर्स इज प्रेजेंट, तो क्या इन तीनों में से कोई भी चीज चेंज होना जरूरी है? तीनों भी चेंज होना जरूरी है, या क्या चीज है कि जरूरी, मतलब नेसेसरी क्या हो? और अगर इन तीनों में से कुछ भी चेंज होता है, शेप, स्पीड और डायरेक्शन, इन तीनों में से कुछ भी चेंज होता है, तो क्या फोर्स का होना जरूरी है? इज फोर्स नेसेसरी? अब ये 2 कंडीशन मैंने क्या लिखी है पता है? मैंने बोला है कि हमने एक चीज पर फोर्स लगाया, फोर्स इज प्रेजेंट, तो क्या इज दिस चेंज, इज द चेंज नेसेसरी? और अगर चेंज हो रहा है तो क्या इज द फोर्स इज नेसेसरी? मतलब अगर फोर्स मैंने लगाया किसी चीज के ऊपर, तो क्या उसका शेप, स्पीड और डायरेक्शन, इन तीनों में से कुछ भी या तीनों भी चेंज होना जरूरी है क्या? और दूसरा कंडीशन, अगर ये चेंज हुआ तो क्या वहां पे फोर्स लगा है, ऐसा जरूरी है क्या? समझ में आया दोनों कंडीशंस? दोनों कंडीशन समझ में आई क्या? हाँ सर। तो बताओ मुझे, फोर्स इज प्रेजेंट, तो क्या इन तीनों में से कोई चेंज होना जरूरी है? लॉजिक ये लगाओ, हाँ। बड़ा सा बक्सा है हम्म। जिसको तुम अपने हाथों से नहीं हिला सकते, हम्म। और तुम इधर से पुश कर रहे हो, इधर से फोर्स लगा रहे हो, दिस इज फोर्स। हम्म। अगर फोर्स लगाया और ये हिला ही नहीं, अब बड़ा हम्म। ऑब्जेक्ट है, इसका शेप भी चेंज नहीं होगा, और अगर हम्म। हिला ही नहीं तो डायरेक्शन की बात ही नहीं आती। तो फिर फोर्स लगा है, पर इन तीनों में से कुछ भी चेंज नहीं हुआ, यानी कि इसका चेंज होना जरूरी नहीं है। पर अगर मैंने बोला कि एक छोटू सा बक्सा रखा है, छोटू सा, जिसको तुम हिला सकते हो, और मैंने बोला कि ये हिल गया है, यहाँ से हिल गया, यानी कि इसका जो स्पीड रेस्ट पे बैठा हुआ था, वो रेस्ट से उसने कुछ स्पीड अटेन किया, तो क्या फोर्स का होना जरूरी है? हाँ। बिना फोर्स का ये हिल ही नहीं सकता, दैट्स द मेन क्रक्स ऑफ दिस पॉइंट। समझा? यानी कि अगर कोई चेंज हो रहा हो, यानी कि मान लो ये स्क्वायर है और इसका शेप चेंज हो गया है, ये ऐसे कुछ डिस्टॉर्टेड शेप बन गया, शेप डिस्टॉर्ट करने के लिए फोर्स लगा है। तो अगर कुछ भी चेंज हो रहा है तो फोर्स का होना जरूरी है, विदाउट फोर्स ये चेंज हो ही नहीं सकता। पर अगर फोर्स है तो ये हो ना हो पैटर्न नहीं करता, डिपेंड करता है कि हो सकता है भी ये, नहीं हो सकता है। समझ में आया? समझ में आया क्या? हाँ सर। ओके, अब इसके बाद आता है फ्रिक्शन टॉपिक का बेस, कि ये जो बक्सा हमने हिलाया ना, ऐसे मान लो ये मीडियम शेप का बक्सा है, अभी ये मैंने बहुत हेवी दिया था, बहुत हल्का दिया है, दिस इज मीडियम शेप या फिर मीडियम वेट कर लो इसको, कि इसका वजन जो है वो अच्छा खासा है, जिसको तुम आसानी से उठा भी नहीं सकते, पर एकदम आसानी से
मतलब पुश भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो तुमने इधर से ताकत लगाया अपना, ये तुम खड़ी हो इधर, और तुमने इधर से अपने दोनों हाथों से ताकत लगाया, ये फ्लोर पे रखा हुआ है, बहुत ताकत लगा रहे हो, बहुत ताकत लगा रहे हो, और एक ऐसा समय आएगा जब ये हिलेगा, है ना। यहाँ पे आता है बात कि तुमने इतना फोर्स लगाया फिर भी इसका मूवमेंट चेंज क्यों नहीं हुआ, इसका जो रेस्ट पोजीशन था वो मोशन में कन्वर्ट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, जबकि फोर्स तो लगा है। इसका मतलब अगर कोई मूवमेंट नहीं हुआ, अगर कोई चेंज नहीं हुआ है, तो जो फोर्स तुमने लगाया है उसको बैलेंस आउट करके किसी दूसरे फोर्स ने नलीफाई कर दिया है, इसको बोलते हैं नेट फोर्स जीरो। अगर नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स कैसे निकलता है, विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन, कि अगर इधर से मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और इधर से भी मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो इस पॉइंट के ऊपर जीरो फोर्स लगा। कैसे, क्योंकि इसको डायरेक्शन होता है। ये तुम्हें पढ़ा है कि नहीं स्कूल में, कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर यानी कि जिसको डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मैटर करता है। जैसे कि टेबल पे रखा हुआ बुक है, टेबल पे अगर कोई बुक रखी है तो बुक का वजन है, ग्रेविटेशन उसको पुल कर रहा है, पर पुल कर रहा है फिर भी वो टेबल पर पड़ा हुआ है, उसका मोशन चेंज नहीं हुआ, उसका शेप चेंज नहीं हुआ, तो स्पीड अगर उसको मिली नहीं, इसका मतलब किसी ने तो उसको बैलेंस आउट किया है। बैलेंस आउट यानी कि टेबल ने ऊपर फोर्स लगाया, दिस फोर्स balances the gravitation force and that's why net force is zero on the book and that's why book keeps being at rest। समझ में आया इतना, बहुत तेज हुआ है क्या? नहीं। तो समझ में आया मैंने अभी क्या बोला? हाँ। यानी कि नेट फोर्स अगर जीरो हो तो चेंज नहीं होगा, जो अभी भी जस्ट बोला है ना ये वाला, कि अगर फोर्स प्रेजेंट है तो चेंज नेसेसरी नहीं है, यानी कि जो भी फोर्स प्रेजेंट है उसका कोई दूसरा अपोजिट फोर्स उसको बैलेंस आउट कर रहा है और नेट फोर्स जीरो बन रहा है। यानी कि नंबर ऑफ फोर्सेस प्रेजेंट हो सकते हैं, पर अगर नेट फोर्स जीरो बन रहा है तो ये कोई भी चेंज नहीं होगा, समझा। और अगर नेट फोर्स जीरो नहीं हुआ तो ये चेंज होना कंपलसरी है, ये चेंज होना जरूरी है, मतलब होगा ही वो, क्योंकि नेट फोर्स जीरो है, जीरो नहीं है, नॉन जीरो नेट फोर्स है, यानी कि कुछ ना कुछ फोर्स लगा, कुछ ना कुछ फोर्स किसी डायरेक्शन में लगा, तो शेप, स्पीड और डायरेक्शन, इन तीनों में से कोई ना कोई चेंज होना ज़रूरी है। तो अभी हमने यहाँ तक अगर समझ में आया हो तो ये बात आती है कि तुमने जब कोई मीडियम वेट के बॉक्स को पुश करने की कोशिश की और बहुत ज़्यादा पुश करने तक वो कुछ भी मूव नहीं हुआ, इसका मतलब नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जीरो है यानी कि तुम्हारा फोर्स, जो फोर्स लगाया था उसको किसी फोर्स ने बैलेंस आउट किया है, तब जाके नेट फोर्स जीरो हुआ। पर जब तुम अपना फोर्स बढ़ा रही हो, बढ़ा रही हो, बढ़ा रही हो, एक समय ऐसा आएगा ऐसे बड़े फोर्स को कि ये जो तुम्हारा मीडियम वेट का जो बक्सा था वो मूव करने लगेगा, यानी कि इसको एक मोशन मिला, इसका जो स्पीड ज़ीरो था ये स्पीड कुछ ना कुछ मिला, इसका मतलब इधर नेट फोर्स ज़ीरो नहीं हुआ, और इस केस में जो नेट फोर्स था वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, दैट इज़ फाइनाइट। बराबर है? बोलो समझ में आया? हाँ सर। हाँ। हाँ। अब यहाँ पर उत्पत्ति होती है इस फोर्स की, कि जब तुम फोर्स लगा रहे थे तो तुम्हारे फोर्स लगाने से इस बक्से का मूवमेंट इस डायरेक्शन में होना चाहिए था, पर इस डायरेक्शन में ना होके वो एक ही जगह पे रहा है, इसका मतलब नेट फोर्स जीरो बनाने के लिए कोई फोर्स काम कर रहा है, जो फोर्स इधर डायरेक्शन में लग रहा है, जो कि ऑपोजिट टू मोशन है, सॉरी उल्टा, जो कि मोशन के ऑपोजिट है। देखो मैंने क्या लिखा है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मोशन, द फोर्स अप्लाइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन, दिस इज द डायरेक्शन एंड दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शन। समझ में आया? तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा लगता कहाँ है, मोशन के ऑपोजिट में। बोलो यहाँ तक क्लियर है? तो फ्रिक्शन का जस्ट पहला डेफिनेशन मिला है, द फोर्स अप्लाइंग इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द मोशन इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। पहला डेफिनेशन करने तक हमने सिर्फ किया है फोर्स का बेसिक। तो फोर्स का बेसिक यानी कि फोर्स चैप्टर में जो हमने किया था, पुशिंग और पुलिंग एक्शन इज अ फोर्स। फोर्स लगने के लिए या फिर फोर्स के होने के लिए कम से कम दो ऑब्जेक्ट्स का होना ज़रूरी है, एक फोर्स लगाने वाला होता है और एक होता है जिस पर फोर्स लग रहा है। थर्ड थिंग हमने किया, नेट फोर्स अगर ज़ीरो हो तो कोई भी चेंज नहीं होगा, नेट फोर्स ज़ीरो नहीं होगा तो चेंज होना ही है।
ठीक है, हम्म, ओके। और फिर हमने देखा कि जब तुम फोर्स लगाते हो तो कोई चीज़ जब मूव करने के लिए रोकती है, खुद को रेजिस्ट करती है कि मैं रेस्ट पे ही बैठा हूँ, तो रेस्ट पे ही रहने के लिए जो दूसरा फोर्स नेट फोर्स जीरो बना रहा है, यानी कि हमारे फोर्स को दूसरे फोर्स ने अपोज किया, दैट अपोजिंग फोर्स इज फ्रिक्शन। समझ में आया? तो अब हम्म। हमारा टॉपिक शुरू होता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन टॉपिक डेफिनेशन: द फोर्स एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। सर, हाँ बोलो। अभी हमारा मैथ्स का पोर्शन पूरा हो चुका है ना? हाँ, तो आप ऐसे मतलब टेस्ट वगैरह लोगे टेस्ट कि वगैरह नहीं? शुरू करेंगे अभी। फ्रिक्शन हाँ, हो जाए, फ्रिक्शन के बाद पूरा टर्म वाले टेस्ट करेंगे रिवीजन करके, ठीक है? ठीक पूरा है। मतलब मैं तैयार करूंगा उसको तो क्वेश्चन एंड आंसर मतलब क्वेश्चंस और उसका जगह जो तुम्हें मिले, तो ठीक है, मतलब एट अ टोटल। टाइम लाइक एक ही चैप्टर रहेगा या फिर एट अ टाइम ऑल? पहले रिवाइज करेंगे हर हाँ। चैप्टर को, एक एक दिन में एक एक चैप्टर, एक एक दिन में दो दो चैप्टर रिवाइज हो सकते हैं, छोटे छोटे हम्म, चैप्टर्स हैं हमारे, तो दो दो हम्म, चैप्टर्स रिवाइज हो जाएंगे। और फिर उसके हम्म, बाद टेस्ट करेंगे। तो रिवीजन में पूरा एक तो थ्योरी भी होगा रिवीजन में, उसके साथ हम्म। साथ क्वेश्चंस भी होंगे, वो एक ही दिन में दो चैप्टर्स हम कर सकते हैं। और फिर सर, उसके बाद टेस्ट टेस्ट। एक दो दिन पहले बताना। किस चीज़ का? टेस्ट का? हाँ, टेस्ट के तो हाँ ठीक है, हो जाएगा, मतलब लाइक अगर चैप्टर्स का थर्सडे को रिवीजन आप हो। टेस्ट ले रहे हो तो आप मेरे को एक तो ट्यूसडे को बताओ, नहीं तो वेनेसडे को बताओ। ठीक है, प्लान करेंगे, चलेगा। हाँ, ठीक है। ठीक है, चलो। फोर्स एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द मोशन। दिस इज द ओनली डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन, कि एक कोई फोर्स है जो हमेशा मोशन को अपोज करता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अब फॉर एग्जाम्पल देखो क्या क्या है। तुमने एक ग्लास को हाथ में पकड़ा हुआ है, तो दिस इज, मान लो यूर फिंगर्स, और इधर तुम्हारा उंगली है, ठीक है, समझ लो अभी इसको, ठीक है? हाँ, ऐसे कुछ तुम्हारे फिंगर्स हैं और तुमने ग्लास को ऐसे पकड़ा हुआ है। जब तुमने पकड़ा हुआ है, ग्लास नहीं गिर रहा है, इसका मतलब ग्लास का वॉल और तुम्हारे फिंगर्स, इनके बीच में कांटेक्ट हुआ, दैट्स व्हाई फ्रिक्शन इज अ कांटेक्ट फोर्स। टाइप ऑफ फोर्सेस याद है ना? कांटेक्ट, नॉन कांटेक्ट। हाँ सर। मैग्नेटिक फोर्स इज नॉन कांटेक्ट फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नॉन कांटेक्ट फोर्स, gravitation force is non-contact force, friction force is contact, muscular force is contact, normal reaction force is contact, tension force is contact। ये स्कूल में नहीं करवाया होगा, है ना, टेंशन एंड नॉर्मल? हम्म, ठीक है, कोई नहीं। नॉर्मल फोर्स वो होता है जो ग्रेविटेशन को अपोज करता है, किसी चीज़ को अगर ऊपर रखा हुआ है ना टेबल पे, तो उस पर हम्म, नॉर्मल फोर्स लगता है नीचे। हम्म, और टेंशन फोर्स मतलब किसी स्ट्रिंग से एक कोई बॉल लटका हुआ है, दिस इज स्ट्रिंग, मान लो इसको एक एक रस्सी, या हाँ रस्सी, स्ट्रिंग, उसके नीचे बॉल लटका हुआ है, तो इस पेंडुलम। रस हाँ पेंडुलम पकड़ लो, तो पेंडुलम का जो बॉब है, उसका जो वजन इसने कैरी किया है ना, हम्म, पेंडुलम का बॉब, मान लो ये पेंडुलम है, तो इस हम्म, बॉब के पास मान लो 1 kg का बॉब है ये, तो ये 1 किलो ग्रेविटेशन खींच रहा है उसको, फिर भी हम्म, ये गिर नहीं रहा। किसने बैलेंस किया? इस रस्सी ने बैलेंस किया। तो इस ग्रेविटेशन ने जितना खींचा उतना ही इस रस्सी ने बैलेंस किया। दिस फोर्स इज टेंशन फोर्स, मतलब इस रस्सी के अंदर आएगा टेंशन, तो ये टेंशन फोर्स भी कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। तो कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट पे ये एग्जाम्पल्स थे। क्या कर रहे थे हम? ओके, चलो, तो मैं ये बता रहा था तुम्हें, इट इज़ अ कॉन्टैक्ट फोर्स। नेक्स्ट, ये एक पॉइंट हो गया फॉर एग्जाम्पल में कि तुमने ग्लास पकड़ा हुआ है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होते हैं? देखो, इसमें 4 टाइप्स हैं बेसिकली। पहले टाइटल बता देता हूँ, फिर एग्जाम्पल मतलब एक्सप्लेन करता हूँ। पहला है स्टैटिक, दूसरा है स्लाइडिंग, इसको डायनामिक भी बोलते हैं या काइनेटिक भी बोलते हैं। तीसरा है रोलिंग, एंड चौथा इज फ्लूइड। फ्लूइड वाला इन तीनों से अलग है, इन तीनों के बारे में पहले बताता हूँ क्या है, ठीक है? अब देखो, स्टैटिक, स्लाइडिंग, रोलिंग, इन तीनों में वर्ड के साथ समझना। स्टैटिक यानी कि स्टेशनरी से आता है। अच्छा, तुम्हें एक पूछता हूँ, स्टेशनरी दुकान जिसके अंदर पेंसिल, रबर, पेन, स्केल
वो जो चीज़ें मिलती हैं उसकी हम्म स्पेलिंग बताओ, और जो चीज़ रेस्ट पे बैठी हुई है उसकी हम्म स्पेलिंग बताओ स्टेशनरी में। हाँ, STATIONARY NARY। स्टेशनरी। एंड दूसरा वाला? दूसरा वाला नहीं पता सर, दूसरे वाले की स्पेलिंग ही नहीं पता। इनमें से कौन सा है जो रेस्ट वाला बात बता रहा है और कौन सा है जो दुकान वाली बात कर रहा है? ऊपर वाला दुकान वाले बात कर रहे हैं, नीचे वाला वो रेस्ट वाले। पक्का? आर यू श्योर? लॉक किया जाए पहला वाला। तो ये बात कर रहा है दुकान वाला हाँ। और ये कर रहा है रेस्ट वाला, ऐसा? हम्म। उल्टा बोल दिया। अरे चलो देखो, इसको याद कैसे करना है ना, याद मतलब ये स्पेलिंग मिस्टेक जनरली होती है, मुझे पता है होती है। हम्म याद कैसे हम्म करते हैं? पेपर के साथ। स्टेशनरी की दुकान में पेपर रखा हुआ है, हम्म तो पेपर के एंड में क्या है? ER। तो स्टेशनरी में भी ई आएगा। अच्छा। ठीक। हम्म और स्टेशन यानी कि जहाँ पे हम रुकते हैं, हम्म तो मतलब हम ऐसे देखते हैं ना कि हमारा पहला स्टॉप आया, फिर दूसरा स्टॉप आया। तो कभी भी याद रखना, जब भी तुम उतर रहे हो तो पहला लेटर मतलब पहला स्टॉप, एंड देन हम्म स्टेशनरी। दिस इज अबाउट रेस्ट, बीइंग एट रेस्ट, यानी कि तुम कोई किसी स्टॉप पर रुक रहे हो, हम्म समझा? तो ए हम्म लेटर को याद अगर नहीं भी रहता ये लॉजिक वाला, तो ये याद रखना, पेपर जिसमें होता है तो पेपर के लास्ट में ई है, तो स्टेशनरी हम्म दुकान का ई होना चाहिए, ए नहीं। हम्म। ठीक है, ठीक है सर। अपार्ट फ्रॉम द टॉपिक। चलो, तो स्टेट, हाँ, अभी अगेन स्टैटिक में भी देखो स्टेशन है, स्टेशन यानी कि जो स्टेशन में वर्ड आता है ना, स्टेशनरी, हम्म ए वाला यानी कि रुकने वाला, तो यानी कि रेस्ट पे। तो स्टैटिक यानी कि होता है जो जिसके पास स्पीड नहीं है, स्पीड नहीं है यानी कि जिसकी स्पीड जीरो है, जो रेस्ट पे बैठा हुआ है, ऐसे चीज़ों में लगने वाला फ्रिक्शन इज स्टैटिक फ्रिक्शन। जो चीज़ मूव कर रही है वो स्लाइड हो रही है, स्लाइड यानी कि जो मूव करता है, पावर पॉइंट का स्लाइड या किसी पार्क का स्लाइड। तो स्लाइड यानी कि मूवमेंट, पावर पॉइंट के स्लाइड्स में भी स्लाइड मूव होते हैं इसलिए उसको स्लाइड बोलते हैं। और जो गार्डन में जो स्लाइड रखा होता है, ऊपर से आओ नीचे जाओ, दैट इज अगेन व्हाट, मूवमेंट। दैट इज मतलब स्लाइड का मीनिंग वहाँ से आता है। तो स्लाइडिंग यानी कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन यानी कि द फ्रिक्शन विच इज एक्टिंग बिटवीन मूविंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। और रोलिंग मतलब रोल कर रहा है, समझाऊंगा डिटेल में, पर वर्ड्स मतलब जैसे इसके मीनिंग्स है। तो रोलिंग मतलब जहाँ पर रोल होते हुए फ्रिक्शन लग रहा है, दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन। तो चलो पहले शुरू करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। तो व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन? द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स विच आर ऑन रेस्ट, विच आर एट रेस्ट। तो जो कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो उनके बीच में लगने वाला फ्रिक्शन इज स्टैटिक फ्रिक्शन। डेफिनेशन इतना ही है, लॉजिक समझो क्या होता है। अब वही बक्सा वाला, जो बॉक्स वगैरह एक रखा हुआ है और हम इधर से खड़े होके फोर्स लगा रहे हैं। जब कोई फोर्स नहीं है तो कोई फ्रिक्शन किसी को बैलेंस नहीं कर रहा है, पर है। ठीक है मतलब प्रेजेंट है पर लग नहीं रहा है अभी। तो अब चलो इसको मूव कराने के लिए, मूव कराने के लिए मतलब इधर से ना, अब चलो ये इधर से ये वाला हटा दो। हमने क्या किया, इस बॉक्स को एक हुक लगाया, हुक। ठीक है, इस हुक को एक दूसरा हुक लगाया और इधर बनाया है एक स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस क्या करता है, वजन को कैलकुलेट करता है कि इसके पास वजन कितना है। स्प्रिंग बैलेंस में, स्प्रिंग बैलेंस की ऐसी सेटिंग की जाती है कि उसका स्प्रिंग जितना स्ट्रेच होगा उतना उसका वजन वहाँ पे रीडिंग के तौर पे दिखेगा। अब वजन यानी कि ग्रेविटेशन ने लगाया हुआ फोर्स, तो स्प्रिंग बैलेंस पर हम वही फोर्स कैलकुलेट करेंगे कि इसको यहाँ से खींचेंगे। इधर से इस डायरेक्शन में जब खींचूंगा यानी कि फोर्स लग रहा है इधर, फोर्स अगर इधर लग रहा है यानी कि इस बॉक्स का मोशन इस डायरेक्शन में होना चाहिए, राइट। पर एक सफिशिएंट लेवल तक कोई भी मूवमेंट नहीं होगी। यानी कि अगर यहाँ पर जीरो रीडिंग है, तुमने फोर्स खींचना शुरू किया, रीडिंग चली गई 10 न्यूटन पे, न्यूटन इज अ यूनिट ऑफ फोर्स, 10 न्यूटन। अब इस पर जो रीडिंग होगी वो केजीज में होगी, पर हम अभी जस्ट इमेजिन करेंगे कि ये फोर्स दिखा रहा है हमें। तो 10 न्यूटन का फोर्स लगा, फिर 20 न्यूटन का फोर्स लगा, फिर 30 न्यूटन का फोर्स लगा, और हमने देखा कि 30 पे ये मूव करना चालू किया। ठीक है, इसका मतलब
जब तक मैं 10, 20 और 25, 29 तक फोर्स लगाते चले गया, बढ़ाते हुए चले गया, तो हर रीडिंग पर इसने अपना नेट फोर्स 0 करवाया है। इसका मतलब यहाँ पर जो फोर्स इधर लगा था, दिस इज, मान लो फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग दिस 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, फिर भी ये मूव नहीं हुआ। इसका मतलब इसके डायरेक्शन ऑफ अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन, इस डायरेक्शन में सेम 20 न्यूटन लगा होगा, तब जाके नेट फोर्स 0 हुआ होगा। बराबर है। 25 तक चला गया, अगेन इसने 25 न्यूटन का बैलेंसिंग फोर्स लगाया, बैलेंस कर दिया इसने। जब 29 लगा, उस समय पे भी इसने 29 लगा के बैलेंस किया, है ना। इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स, दिस फोर्स विच इज एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन, दिस फोर्स इज वेरिएबल अंटिल द थिंग गोज इनटू द मोशन। समझ में आया? बोलो, समझ में आया? हाँ सर। तो दिस वेरिएबल फोर्स जो कि एडजस्ट कर रहा है, दिस बैलेंसिंग फोर्स इज स्टैटिक फ्रिक्शन। क्यों स्टैटिक फ्रिक्शन? क्योंकि ये जो फ्रिक्शन लग रहा है वो सिर्फ रेस्ट पे है, तब तक लग रहा है। कितना लग रहा है? जितना हमने उस पर लगाया है। अगर हमने सिर्फ थोड़ा सा ही खींचा, 29 तक ही लाके रख दिया, मूव करेगा ही नहीं। पर मूव ना करने के लिए बैलेंस आउट किसने किया? फ्रिक्शन फोर्स ने। कितना बैलेंसिंग फोर्स लगाया? जितना हमने लगाया, बस। तो जो फ्रिक्शन हमने लगाया है उतना ही फ्रिक्शन लगा के वो खुद को बैलेंस करेगा एंड चीज को मोशन में जाने से रोकेगा। तो द फोर्स विच इज रेजिस्टिंग द मोशन, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। समझ में आया? तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का समझ में आया, डेफिनेशन इतना ही है। नेक्स्ट आता है स्लाइडिंग। इसी केस में जब मैंने 30 लगाया ना, 30, तो 30 फोर्स जब निकला, 30 न्यूटन का फोर्स जब लगाया, तो चीज मूव करने लगी, मूव करने लगी और हिलने लगी आगे आगे। अब जैसे ही मूव करने लगती है तो हमें अभी कम फोर्स लगेगा। फोर्स मतलब अभी हमें मूव कराने के लिए ज़्यादा ताकत नहीं लगेगी। वो 30 से चले आएगा 28 पर और वो चलते ही रहेगा। तो अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन का पार्ट ये आता है कि जैसे ही ये 30 न्यूटन हमने क्रॉस किया, हमने इसको ओवरकम किया, ठीक है, तो अब हमें सिर्फ 28, 27 ऐसे ही कुछ छोटू सा नंबर लगता है, मतलब इससे कम लगता है। दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन का डेफिनेशन क्या कहोगे? द फोर्स एक्टिंग ऑपोजिट टू द मोशन व्हेन द थिंग इज इन मोशन, या फिर अपोजिंग द मोशन। ठीक है। तो बेसिकली चीज को मोशन से मतलब मोशन के ऊपर अपोज करने वाली डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स, व्हेन द बॉक्स इज मूविंग, व्हेन द थिंग इज मूविंग, व्हेन द थिंग इज इन मोशन, उस समय जो लगता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। इतना समझ में आया? इतना आया क्या समझ में? नहीं आया? आवाज नहीं आ रही है? हेलो? 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 अरे सर वो माइक माइक माइक। हाँ बोलो। ये इसको इसको लीव करो पहले, किसी दूसरे को। कंप्यूटर लैग हो रहा है मेरा, इसलिए आप रिमूव नहीं कर सकते क्या? हम्म। रिमूव कर दो उसको। ठीक है, हो गया। हाँ शायद से। हाँ चलो। तो मैं ये बता रहा था तुमको, हाँ। तो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ में आए, स्टैटिक और स्लाइडिंग क्या होता है? हाँ सर। ठीक है। अब समझते हैं फ्रिक्शन होता क्यों है। क्योंकि स्लाइडिंग और स्टैटिक दोनों समझने के बाद स्लाइडिंग कम क्यों है, इसलिए पहले फ्रिक्शन क्या होता है समझते हैं। फ्रिक्शन ये हमने देख लिया कि ऑपोज करता है भाई, पर कैसे करता है? हाउ डज द फोर्स ऑपोजिंग टू द मोशन इज फ्रिक्शन एंड हाउ डज फ्रिक्शन एक्ट? तो होता क्या है, देखो, जब हमने बक्सा रखा था, बॉक्स रखा है फ्लोर पे और इधर पुश किया, पर इसने मोशन को अपोज किया एंड दिस इज फ्रिक्शन,
बट वाई डज दिस फ्रिक्शन हैपन, या फिर हाउ डज दिस फ्रिक्शन अकर इन दिस सिनारियो। तो होता क्या है, देखो ये जो सरफेस चिपका हुआ है दिस इज कॉन्टैक्ट फोर्स, मतलब कॉन्टैक्ट है। इसको जूम इन करो, जूम इन करोगे तो तुम्हें एक हिस्सा ऐसा दिखेगा, दिस इज बॉक्स का सरफेस एंड दिस इज सरफेस ऑन द फ्लोर विच इज ऑन विच द बॉक्स इज केप्ट। इन दोनों के बीच में इरेगुलरिटीज होती है, ऐसे रफ सरफेस है, कुछ भी है रफ सरफेस, और इसका भी रफ सरफेस है, ये रफ सरफेस ऐसा है। जब कोई बॉक्स किसी सरफेस के ऊपर रखा है, बॉक्स मतलब हर चीज का सरफेस पे माइक्रोस्कोपिक रफनेस होता है, माइक्रोस्कोपिक रफनेस, यानी कि जब उसको तुम जूम करोगे माइक्रोस्कोप से माइक्रोस्कोप भी नहीं बोलूंगा मैं, पर जब जूम इन करोगे तो बहुत सारी रफनेसेस दिखेंगी। और रफनेस में क्या होता है, इसमें कलर चेंज करता हूं मैं, ऐसे रफनेसेस हैं दो, एक है सरफेस का रफनेस और एक है बॉक्स का रफनेस। इन दोनों रफनेस को बोला जाता है इरेगुलरिटी। क्या बोला जाता है, इरेगुलरिटी। दिस इज बेसिकली रफनेस। इस इरेगुलरिटी का होता है इंटरलॉकिंग। क्या होता है, क्या होता है, रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स। हाँ ओके ओके, आई एम बैक। हाँ। इनका होता है इंटरलॉकिंग, यानी कि जो रफनेस है दोनों के, देखो यहाँ पर पहले टिका, यहाँ पे दिस इज कॉन्टैक्ट, दिस इज कॉन्टैक्ट, दिस इज कॉन्टैक्ट, ये सारे कॉन्टैक्ट्स मिलके क्या कर रहे हैं, दूसरे के अपोज, मतलब दूसरे एक दूसरे के मोशन को अपोज कर रहे हैं। बेसिकली इंटरलॉकिंग यानी कि ये, पर इनका जो इंटरलॉकिंग है दिस इज वेरी सिमेट्रिक, पर रफनेस इज नॉट सिमेट्रिक, रफनेस इज इरेगुलर। तो अगर इरेगुलरिटी जो है उनके बीच का जो इंटरलॉकिंग है ये कॉज करता है फ्रिक्शन को। फ्रिक्शन यानी कि इन इरेगुलरिटीज ने अपने आपके मतलब अपने एक दूसरे के मोशन को रोका, एक दूसरे के मोशन को रेजिस्ट किया, दैट्स वाई फ्रिक्शन अकर्स। अब बात आती है कि जब स्टैटिक में है, स्टैटिक में यानी कि जब बैठा हुआ है कोई बॉक्स, जैसे ये बॉक्स बैठा हुआ है, अब इसका जो इंटरलॉकिंग है ये हो चुका है इसके अंदर, नीचे वाले सरफेस के अंदर। जब मैं फोर्स लगा रहा हूं तो इधर से जो फोर्स फ्रिक्शन में अपोज करेगा उतना फ्रिक्शन का फोर्स मैंने ओवरकम कर लिया, उससे ज़्यादा फोर्स मैंने लगाया, नेट फोर्स जो है वो नेट फोर्स इधर पॉजिटिव हुआ इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में नेट फोर्स लगा, चीज़ मूव करने लगी। पर अब जो इंटरलॉकिंग स्टैटिक जब था उस समय पे जितना इंटरलॉकिंग था उतना इंटरलॉक करने के लिए उसको आगे समय नहीं मिलता। समय नहीं मिलता मतलब हम उसको मोशन में ले आ रहे हैं ना, जब वो रेस्ट पे आएगा तब उसका इंटरलॉकिंग मैक्सिमम लेवल पे है, पर जब वो मूव कर रहा है तो उन दोनों का जो इंटरलॉकिंग था ये वाला वो इतने ज़्यादा तरीके से हो नहीं रहा है, क्योंकि वो उसके ऊपर मूव कर रहा है ना, तो वो इंटरलॉक हो इतना एफिशिएंट लेवल से होगा नहीं, तो ये होगा लेस इंटरलॉकिंग। जितना ज़्यादा इंटरलॉकिंग उतना ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरलॉकिंग। इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा वो हमेशा ग्रेटर रहेगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, बराबर है। क्यों, क्योंकि इधर इंटरलॉकिंग ज़्यादा है, क्योंकि वो बैठा हुआ है एक दूसरे के ऊपर। जब उसको हमने मूव कराया तो उसको उतना समय नहीं मिला और इंटरलॉकिंग लेस हुई इन मोशन, जब ये मोशन में होता है तो जैसे ही लेस इंटरलॉकिंग लॉकिंग होता है तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन एक्ट करने लगेगा एंड दैट वुड बी लेस बिकॉज लेस इंटरलॉकिंग। तो फ्रिक्शन फोर्स ऑफ स्लाइडिंग विल बी लेस देन फ्रिक्शन फोर्स इन स्टैटिक। समझ में आया इतना? चलो, तो फ्रिक्शन क्यों होता है? इंटरलॉकिंग की वजह से। किसका इंटरलॉकिंग? इरेगुलरिटीज का इंटरलॉकिंग। इरेगुलरिटी क्या होता है? रफनेस ऑफ बोथ सरफेसेस। आया? ठीक है। अब पार्ट आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं? अफेक्ट यानी कि पहला, अभी जस्ट देखा, अगर ज़्यादा इंटरलॉकिंग हुआ तो फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, कम इंटरलॉकिंग हुआ फ्रिक्शन कम लगेगा। कम इंटरलॉकिंग यानी कि स्मूथ है, ज़्यादा इंटरलॉकिंग यानी कि ज़्यादा रफ है। तो स्मूथनेस एंड रफनेस पे ही तो फ्रिक्शन डिपेंड कर रहा है, और फ्रिक्शन डिपेंड करने के लिए जो हम स्मूथनेस और रफनेस बोल रहे हैं
इसको टेक्निकल वर्ड क्या है? इरेगुलरिटी, है ना? हाँ सर। यस। अब दूसरी चीज, सेम मटेरियल है, फॉर एग्जाम्पल जैसे बुक का एग्जाम्पल है कि एक रजाई है, दिस इज अपने घर की चटाई, ये हेवी है, फॉर एग्जाम्पल वो गालीचा होता है ना, थिक मटेरियल वाला, हेवी, वो रखा हुआ है, उसको तुम एक कोने में पकड़ के घिस रहे हो, मतलब खींच रहे हो, ये किस पे रखा हुआ है? फ्लोर के ऊपर, दिस इज फ्लोर, एंड ये ऊपर का अपना गालीचा। अब तुम इधर से खींच रहे हो, इधर से खींच रहे हो यानी कि इसका मोशन इसमें इस डायरेक्शन में है, लेफ्ट वर्ड्स, तो फ्लोर उसके ऊपर फोर्स लगाएगा राइट वर्ड्स, राइट? इन दोनों में इंटरलॉकिंग है, इनका फ्रिक्शन फोर्स कुछ होगा फाइनाइट में। अब तुम इसके ऊपर बिठाओ किसी को, ये कोई बैठा है इसके ऊपर, जैसे ये बैठा है तब तुम इसको खींचोगे तो इस पोर्शन में, इसको अब मैं जूम आउट जूम इन करूंगा, तो बैठा हुआ, यहाँ पे बैठा हुआ है, तो ये जो पोर्शन है ये थोड़ा ज़्यादा इंटरलॉक हुआ, है ना? अगर ये ज़्यादा इंटरलॉक हुआ तो फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, यानी कि इसको अपोज करने के लिए, सॉरी, अपोजिंग फोर्स को बैलेंस करने के लिए तुम्हें भी ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे बढ़ा है, तब जाके तुम्हें सेम मोशन कंटिन्यू करने के लिए ज़्यादा फ्रिक्शन लगाना पड़ेगा, राइट? तो बेसिकली इन दोनों का कांटेक्ट या इन दोनों में कितना फोर्स लगा है आपस में, ये किस पर डिपेंड किया? कि फोर्स एक्टिंग बिटवीन द सरफेसेस, ये बिटवीन है, बी डब्ल्यू, बिटवीन द सरफेसेस, यानी कि दो सरफेसेस के बीच में जितना फोर्स लगा उतना उसमें फ्रिक्शन होगा, क्योंकि इंटरलॉकिंग ज़्यादा होगा एज पर द फोर्स इंक्रीजेस इन बिटवीन दोज ऑब्जेक्ट्स। तो अगर इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स कम लग रहा है तो इंटरलॉकिंग कम होगा, फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा। नाउ इसका एक एग्जाम्पल वही जो हमने शुरू में लिया था, ग्लास, मिल्क का ग्लास हाथ में उठाओगे, गिरने के लिए, गिरने ना देने के लिए तुम्हें पकड़ना होगा, अच्छे से ग्रिप टाइट करके पकड़ना होगा, यानी कि तुमने अपना फोर्स उस ग्लास पे लगाया है, ग्रिपिंग का फोर्स। नाउ ये दिस इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द सर्फेसेस, तुम्हारे हाथ का सरफेस एंड ग्लास का सरफेस, इन दोनों के बीच में फोर्स लगा है सफिशिएंट, तब जाके फ्रिक्शन हुआ है। दूसरा, अगर तुम्हारे हाथ वेट है, वेट है मतलब गीले हैं या ऑयल से भरे हुए हैं, ऑयल क्योंकि फ्रिक्शन कम करता है, चिपचिपा होता है, तो फ्रिक्शन कम हो गया है, दिस इज इरेगुलरिटी, यानी कि तुम्हारे हाथ का जो फिंगरप्रिंट्स हैं, इन फिंगरप्रिंट्स की इरेगुलरिटी को उस ऑयल ने या उस वाटर ने कम कर दिया है, दैट्स वाई तुम्हें अभी तुम्हारे हाथ स्लिपरी होंगे। उसको अगर तुम सेम फोर्स में भी पकड़ोगे तब भी फ्रिक्शन कम हुआ है, क्योंकि इरेगुलरिटीज कम हुई है। लॉजिक समझ में आ रहा है? बोलो, थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? आवाज अभी भी नहीं आ रही है भाई? अरे हाँ हाँ, और हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। हो रहा है, पक्का हो रहा है ना? हाँ हाँ, अरे वो मेरा माइक ऑफ था और मैं इधर बात कर रही, हो रहा ओके, है करके। ठीक है, कोई नहीं। चलो, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन में दो ही फैक्टर्स हैं, दो ही फैक्टर्स हैं, मतलब क्यों दो है? क्योंकि भाई फ्रिक्शन होता ही है इरेगुलरिटी की वजह से, तो इरेगुलरिटी को अफेक्ट करने वाला फोर्स विल बी द सेकंड फैक्टर, क्योंकि फोर्स बढ़ेगा तो इरेगुलरिटी बढ़ेगी, समझा? तो ये जो स्मूथनेस और रफनेस की बात की जा रही है, इसको इम्पैक्ट सर कौन? हाँ, आपका माइक आवाज कर रहा है। गया मेरा, शायद मर गया ये। चलो, माइक मर गया है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ मैं इसको चार्ज पे लगाता। चलो, तो क्या बात इतनी क्लियर है बताओ? तो अब तक हमने क्या क्या किया है? फ्रिक्शन का डेफिनेशन, फ्रिक्शन अपोज करता है मोशन पे, क्यों होता है, इससे पहले वाली स्लाइड में था, फ्रिक्शन क्यों होता है? इरेगुलरिटीज़ की वजह से, दो सरफेसेस के बीच में जो इंटरलॉकिंग होगा वो इरेगुलरिटीज़ के बीच में लॉकिंग होगा, और लॉकिंग की वजह से वो अपोज करते हैं एक दूसरे के मोशन को। तीसरी चीज़ हमने देखी है कि जो चीज़ रखी हुई है दैट इज़ ऑन रेस्ट, दैट इज स्टेशनरी, इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाला फोर्स इज स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर कोई चीज़ मूव कर रही है
तो उस पर लगने वाला है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं अभी। स्टैटिक वाला समझ में आया ना? हाँ तो सर। स्लाइडिंग फ्रिक्शन को थोड़ा सा समझते हैं डिटेल में कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन का डेफिनेशन कैसे आएगा। तो बेसिकली इसका टेक्निकल डेफिनेशन देखो, द फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट opposite to motion to keep the object moving with same speed। अब देखो, इसको समझना मैंने क्या लिखा है। स्लाइड, अरे यार, स्लाइडिंग फ्रिक्शन का डेफिनेशन इज द फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट ऑपोजिट टू द मोशन। यहां तक तो हमें क्लियर है। इसके बाद लिखा है टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद सेम स्पीड, यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से है और ये चल रहा है इधर, अगर ये चल रहा है तो उसको अपोज करने के लिए भी एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसको अपोज करने के लिए। अब ये अपोज किसको कर रहा है? मूविंग को, मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट को। पर मूविंग ऑब्जेक्ट को मूव कौन करा रहा है? दिस शुड बी अ फोर्स। कुछ ना कुछ तो फोर्स हो सकता है जो इसको खींच रहा है और इस खिंचाई को ये फ्रिक्शन अपोज कर रहा है। तो अगर ये फोर्स इस फ्रिक्शन के बराबर हुआ तो नेट फोर्स होगा 0। अगर नेट फोर्स 0 हुआ तो ये जिस स्पीड में चल रहा था उसी स्पीड में चलता रहेगा, कोई स्पीड में चेंज नहीं होगा अगर नेट फोर्स 0 हुआ तो, है ना? पर अगर इसका स्पीड कम होते गया तो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, नेट फोर्स कुछ ना कुछ होगा फाइनाइट। अगर इसका स्पीड बढ़ता गया तो नेट फोर्स इधर लग रहा होगा ऑपोजिट में। मतलब नेट फोर्स लग रहा होगा तब जाके स्पीड बढ़ेगा, क्योंकि जो है उससे अगर स्पीड बढ़ाना है तो इस डायरेक्शन में ताकत लगानी पड़ेगी ना। यानी कि जो नेट फोर्स की बात हो रही है वो नेट फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पे आएगी। क्या आएगी कि अगर ये फ्रिक्शन ज़्यादा हुआ और हमारा फोर्स कम पड़ा तो फ्रिक्शन ज़्यादा हो रहा है, नेट फोर्स इधर लग रहा है तो स्पीड कम होने वाला है। यानी कि हमारे फोर्स से फ्रिक्शन ने ज़्यादा फोर्स लगाया तब जाके वो कम कर रहा है उसकी स्पीड, है ना? वैसे ही अगर हमारा फोर्स ज़्यादा हुआ तो इस फ्रिक्शन को ओवरकम करेगा और स्पीड बढ़ाएगा, क्योंकि नेट फोर्स पॉजिटिव रहेगा इस डायरेक्शन में, तो स्पीड इस डायरेक्शन में बढ़ेगी। करेक्ट है? पर अगर ये दोनों इक्वल हुए, अगर ये दोनों इक्वल हुए यानी कि जितना फोर्स मैंने इधर लगाया है टू कीप इट मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी, वी मतलब वेलोसिटी है, ठीक है? वेलोसिटी या फिर स्पीड ही लिख दो, तुम्हें वेलोसिटी नहीं पता ना अब तक। हाँ नहीं मतलब हाँ, नहीं पता ठीक है है। वैसे, लेकिन आज इस डायरेक्शन के साथ जो स्पीड कहा जाता है उसको वेलोसिटी बोलते हैं। कोई नहीं, लॉजिक के साथ हाँ। बाद में देख लेंगे हम 9th में। हाँ, तो इसकी स्पीड कांस्टेंट रखने के लिए मुझे एक फोर्स मेंटेन करना है, नेट फोर्स 0 करवाना है। नेट फोर्स 0 यानी कि इधर वाला जो भी फोर्स रहेगा ये भी इसके बराबर हो, तो ये होगा हमारा स्लाइडिंग फोर्स, स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स, जो कि किसके बराबर होगा? हमारा फोर्स जिसने इस चीज को कांस्टेंट स्पीड से मूव कराने के लिए मेंटेन किया। कांस्टेंट स्पीड मेंटेन की है, कोई स्पीड बढ़ी नहीं है, नेट फोर्स 0 किया है। समझ में आया इतना? बस। तो स्लाइडिंग फोर्स का लॉजिक तुम्हें यहाँ समझ में आना चाहिए कि जितना फोर्स उसको बैलेंस करने के लिए लग रहा है उतना ही वही स्लाइडिंग फोर्स होता है। ठीक है, अब करते हैं, चलो 5 मिनट बचे हैं, रोलिंग फ्रिक्शन भी हो सकता है अपना। अब रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है देखो, सिंपली एक टेक्स्ट बुक, जैसे एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक का है, इसके नीचे तुम पेंसिल्स रख दो, या फिर तुम्हारा लगेज बैग है, इधर हैंडल है तुम्हारे लगेज का और इधर है तुम्हारे व्हील्स छोटे छोटे। ये व्हील्स से जब तुम बैग को खींचोगे तो व्हील्स घूमेंगे एंड बैग आगे जाएगा। तो बेसिकली बैग एंड जमीन, इनके बीच का अगर कोई, मतलब इनके बीच में अगर कांटेक्ट होता तो फ्रिक्शन इन दोनों का लगता। तो इन दोनों का फ्रिक्शन बहुत ही कम करके इस व्हील ने अपना काम किया कि इन दोनों का फ्रिक्शन कम करवाया। तो व्हील्स की मदद से, अब जैसे ये टेक्स्ट बुक है, मान लो ये तुम्हारा टेक्स्ट बुक है जिसका वजन है अच्छा खासा, उसके नीचे तुम पेंसिल्स रख दो,
जैसे बिना पेंसिल का टेक्स्ट बुक रखे होते, उसको पुश करते तो टेबल के सरफेस पर पुश करने के लिए ताकत ज़्यादा लगती। पर अगर व्हील्स है उसके नीचे, व्हील्स यानी कि पेंसिल का राउंड स्ट्रक्चर, ये राउंड स्ट्रक्चर है, तो राउंड स्ट्रक्चर के ऊपर अगर तुम उसको पुश करोगे तो आराम से पुश होगा, विच इज़ वेरी लेस जो फोर्स लगने वाला है। तो इसको मूव कराने के लिए जो फोर्स लगा वो इस केस में स्टैटिक फोर्स कहलाता। पर स्टैटिक फोर्स की जगह पे हमने कॉन्टैक्ट चेंज कर दिया है छोटे छोटे बॉल बेयरिंग्स, व्हील्स, जो कि रोल होते हैं। रोल होने की वजह से ये स्टैटिक फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो गया, और रोलिंग फ्रिक्शन बहुत ही कम लगता है इस केस में, राइट। फ्रिक्शन कम लगना यानी कि क्या, इरेगुलरिटीज तो खत्म हो गई ना, इरेगुलरिटीज खत्म हो गई, बची किस में इरेगुलरिटी, बची किस में, इस सरफेसेस में। इन 4 सरफेसेस में जितना इरेगुलरिटी होगा उतना उनका फ्रिक्शन होगा। देखो इस केस में दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द पेंसिल एंड द सरफेस ऑफ टेबल। स्टैटिक फ्रिक्शन इज एक्टिंग बिटवीन द बुक एंड द पेंसिल, मतलब जो व्हील है। पर अगर मैं बोलूं टेक्स्ट बुक और टेबल का सरफेस, इनके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, तो दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन। समझ में आया? आया क्या? हाँ सर। तो हमें एक रिलेशन मिला है, रोलिंग फ्रिक्शन बहुत सबसे कम होता है, उससे ज़्यादा मिलता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, उससे ज़्यादा मिलता है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन इज हाईएस्ट अमॉन्ग दीज 3। वाई? बिकॉज इंटरलॉकिंग सबसे ज़्यादा है, इंटरलॉकिंग मॉडरेट लेवल पे है, इंटरलॉकिंग माइन्यूट लेवल पे है, बिल्कुल भी नहीं है, मतलब ना के बराबर है। तो जो रोलिंग फ्रिक्शन है ये इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज है ही नहीं, इसलिए सबसे कम फ्रिक्शन लगेगा। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, मूव कर रही है चीज, उसको रोकना नहीं है या उसकी स्पीड नहीं बढ़ानी है, तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, दैट इज इट स्लाइडिंग फ्रिक्शन। कीप इट मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। मतलब जैसे अभी भी स्लाइडिंग में देखा था, अच्छा हाँ स्लाइडिंग में एक सेंटेंस बताना रह गया, हमने जो नेट फोर्स वाला चीज देखा, तो बेसिकली डेफिनेशन क्या था, टू कीप द थिंग मूविंग विद द सेम स्पीड। इसका मतलब अगर ये फोर्स मैं थोड़ा सा कम कर दूं तो मेरा फ्रिक्शन ओवरकम कर लेगा, और ये फ्रिक्शन ओवरकम करेगा तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, एंड दैट्स वाई वेलोसिटी विल टेंड टू बी जीरो। जो इधर जा रही थी स्पीड, वो कम होते होते जीरो आएगी। तो उसको कम ना होने देने के लिए ये फोर्स हमें मेंटेन करना पड़ेगा, किसके बराबर, फ्रिक्शन के बराबर। एंड इसको जितना फोर्स लगाना पड़ेगा दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। समझ में आया इतना? हाँ बस इतना ही बताना रह गया था जी कि क्या था स्लाइडिंग फ्रिक्शन, मतलब कम से कम इतना फोर्स लगाना, कम से कम इतना फोर्स लगाना पड़ेगा जितना उसको मूव कराने के लिए लग रहा है, तो वो मूव करता रहे। दैट्स आर लॉजिक। चलो ये समझ में आया इतना कि रोलिंग का क्यों कम होता है, स्टैटिक का सबसे ज़्यादा क्यों होता है। क्वेश्चन आ सकता है वाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो इसका रीजन में क्या आएगा, इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज इसमें सबसे कम होती है, क्योंकि इसको टाइम नहीं मिलता, क्योंकि ये मूव कर रहा है, तो इरेगुलरिटीज का इंटरलॉकिंग के लिए इतना इनफ समय नहीं है, इनफ टाइम नहीं है। आया? बस, तो अभी अब तक हमने आधा चैप्टर खत्म कर लिया है, मतलब एक्सप्लेनेशन के बारे में। फ्रिक्शन हुआ, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन हुआ है। फ्लूइड फ्रिक्शन बचता है, और फ्रिक्शन के हम मतलब हेल्पफुलनेस एंड हार्मफुलनेस बचता है कि वो क्यों ज़रूरी है और क्या क्या उसके नुकसान है, और क्या, बस, और एक छोटा छोटा सा टॉपिक बचता है, बस खत्म। तो आज का ये चैप्टर यहीं पे रोकते हैं, बाकी मिलेंगे हम कल नहीं, कल हॉलीडे है, मतलब मुझे थोड़ा काम है पर्सनल, तो कल हम नहीं मिलेंगे, हम मिलेंगे डायरेक्टली थर्सडे को, ठीक है? चलो, तो अभी ये रिकॉर्डेड है, इसको डाल देता हूँ। बाकी कोई डाउट अब तक, कोई दिक्कत? सर सर सर, हाँ, जो स्टैटिक रहता है वो बालों में भी तैयार होता है ना? स्टैटिक का मीनिंग है जो स्टेशनरी से रिलेटेड है, जो रुका हुआ है, जो मूव नहीं कर रहा है, जिसका स्पीड जीरो है। तो जो बालों में तैयार हो रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक का वर्ड समझो कहाँ से शुरू होता है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स स्टेशनरी है, जगह पे बैठे हुए इलेक्ट्रॉन्स ने कुछ चार्ज तैयार किया, उस चार्ज की वजह से तैयार होने वाले फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोला जाता है। तो जो बालों वाला बोल रहे हो, बलून को घिसोगे या ड्राई स्केल को ड्राई बालों पे घिसोगे तो स्केल के ऊपर चार्ज तैयार होगा,
तो वो जो चार्ज है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव कहाँ करते हैं? अपने वायर्स में। इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स में जो मूवमेंट हो रहा है वो है करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो जो चार्ज बैठा हुआ है एक जगह पे, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक। हाँ सर। आगे और कोई दिक्कत? नहीं नहीं, और कुछ नहीं। चलो तो खत्म करें फिर। हमने क्या क्या किया है देख लो। पहले हमने फोर्स का बेसिक किया कि फोर्स क्या होता है, उसके इफेक्ट्स क्या हैं, नेट फोर्स जीरो हो तो क्या होता है, और जो चेंजेस हैं वो अगर होने हैं तो फोर्स होना ज़रूरी क्यों है। फोर्स के बाद हमने देखा था कि अगर बैलेंसिंग करने का समय आता है, मतलब नेट फोर्स जीरो अगर हो तो चीज़ मूव नहीं करेगी। तो अगर कोई चीज़ मूव नहीं कर रही यानी कि नेट फोर्स जीरो हो रहा है, तो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो नेट फोर्स जीरो कर रहा है? दैट इज द फ्रिक्शन विच इज अपोजिंग द मोशन ऑफ फोर्स, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर हमने फ्रिक्शन का इंट्रोडक्शन देखा कि फोर्स एक्टिंग इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू द मोशन। इसके एग्जाम्पल में, हाँ एग्जाम्पल करेंगे कल। फिर फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में पहला दिया, दूसरा और तीसरा तीनों भी देख लिए हैं। फिर तुमको क्या बताया मैंने? हाँ, स्टैटिक फ्रिक्शन का एक्सप्लेन किया है कि स्टैटिक फ्रिक्शन वेरिएबल है और स्टैटिक फ्रिक्शन तब तक लगता है जब तक हम उसको ओवरकम नहीं करते। ओवरकम जब करते हैं तो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है एंड दैट्स वाई इट बिकम स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम उस वहां तक होती है जब तक वो मूव करे और वो अपोज करता है मोशन को। फिर स्लाइडिंग वाला चालू हुआ। स्लाइडिंग को मैंने तुम्हें बताया, अच्छा ये फ्रिक्शन का एक्सप्लेन किया था ना। हाँ, कि फ्रिक्शन इरेगुलरिटीज की वजह से होता है, इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज की वजह से होता है। नेक्स्ट हमने किया था कि फ्रिक्शन अगर इंटरलॉकिंग से होता है तो स्टैटिक और स्लाइडिंग में कौन ज्यादा कौन छोटा। मोशन में जब ऑब्जेक्ट चला गया तो उसका इंटरलॉकिंग कम हुआ है क्योंकि उसको इनफ टाइम नहीं मिलता इंटरलॉकिंग को सेटल अप करने के लिए। दैट्स वाई स्लाइडिंग इज लेसर देन स्टैटिक। फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन में मेन होता है इरेगुलरिटीज, और इरेगुलरिटी को मॉडिफाई, सॉरी इरेगुलरिटीज को क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्ट कौन करता है? फोर्स एक्टिंग बिटवीन द सर्फेसेस। तो दो सर्फेसेस के बीच में अगर ज़्यादा फोर्स लगा, इंटरलॉकिंग ज़्यादा होगा, इरेगुलरिटीज़ का इंटरलॉकिंग ज़्यादा होगा। तो जहाँ पर स्मूथनेस और रफनेस ज़्यादा मिलेगा, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू सर्फेसेस ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा मिलेगा। तो ये दोनों अफेक्ट करते हैं, ये दो फैक्टर्स हैं जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं। फिर हमने क्या देखा? हाँ, फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन को देखा है कि टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम स्पीड, उसका स्पीड कम ना होने देने के लिए मिनिमम से मिनिमम कितना फोर्स लगता है। तो ऑब्जेक्ट, ये क्वेश्चन में ऐसा स्टेटमेंट भी बन सकता है कि द मिनिमम फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग। समझ में आया? व्हाट इज मिनिमम फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट इन द सेम स्पीड। तो मिनिमम कितना लगेगा? मिनिमम से मिनिमम इतना लगेगा, दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो उसका आंसर रहेगा कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जितना लगने वाला है उतना हमें फोर्स मेंटेन करना पड़ेगा ताकि वो एक दिशा में उतनी ही स्पीड से चलता रहे। ठीक है। फिर हाँ, फिर हमने सिर्फ रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में देखा, और रोलिंग फ्रिक्शन में सिर्फ मैंने व्हील्स के बारे में बताया, और व्हील्स की वजह से इंटरलॉकिंग का बात ही नहीं आता है। इसलिए कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर व्हील्स डाल दिए जाएं और जो रोल करते हैं और वो रोलिंग की मदद से उस ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे हैं, दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन। तो अगर रोलिंग फ्रिक्शन में इंटरलॉकिंग है ही नहीं तो वो सबसे कम फोर्स लगेगा, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में स्टैटिक से कम लगेगा। बस इतना ही किया है, डन। कोई दिक्कत, कोई टॉपिक में परेशानी अब तक समझ में नहीं आया हो ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पक्का आया है? हाँ। ठीक है, चलो बढ़िया। तो मिलते हैं कल, नहीं अब मिलते हैं थर्सडे को, राइट? हाँ। चलो बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, टाटा।